नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनन्या एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं छात्रों की सुविधा के लिए। ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं या ऑफलाइन छात्र क्लास लेने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये क्लास विशेष रूप से आयोजित की गई है। तो हमारे जो क्लास का जो रेगुलर टाइमिंग रहेगा वो सुबह 7 से 8 बजे का रहेगा। आप लोग 7 से 8 बजे एक अच्छा समय होता है पढ़ने का, और ऐसे में आप लोगों के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो आज हम लोग यूजीसी नेट का जो है तीसरे यूनिट में हम लोग पहुँचे हैं। तीसरे यूनिट में बी सेक्शन जो है मनोविज्ञान में जो अधिगम और अधिगम की विधियां हैं उसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अधिगम क्या है ना कि एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। चाहे आपका टेट सुपर टेट का बाल मनोविज्ञान हो, सुपर टेट हो, या फिर आपका नेट जेआरएफ हो शिक्षा शास्त्र में, या शिक्षा शास्त्र पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये सारी परीक्षाओं में आपका ये जो सिलेबस है वो काम कर रहा है। ठीक है। इसलिए अब हम लोग इस पे बहुत विस्तार पूर्वक बात करेंगे, और अधिगम से संबंधित जितने भी सारे डाउट्स हैं वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अक्सर करके प्रश्न आ जाता है, तो बच्चे दुविधा की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि ये अधिगम से संबंधित ये बात सही है या नहीं है। तो उसके संबंधित जितनी सारी बातें हैं उन सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अधिगम है क्या, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम की क्या परिभाषा होती है, अधिगम का क्या अर्थ होता है। ठीक है। दोस्तों, अधिगम को अंग्रेजी में जो है लर्निंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, और अधिगम को परिभाषित करने के लिए अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दिया है। जैसे वुडवर्थ ने दिया है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। ठीक है। तो इनके कहने का मतलब कि जो नई नई चीज़ें बालक सीखता है, व्यक्ति सीखता है, वही क्या है, अधिगम है। जब हम लोग किसी कॉन्सेप्ट की डिफिनीशन देखते हैं ना, तो उसमें कई सारी डिफिनीशन देखते हैं। उसका हमारा मोटो ये होता है कि कोई एक परिभाषा अपने आप में कोई कंप्लीट नहीं है। ठीक है। जैसे ये वुडवर्थ की परिभाषा है कि नवीन प्रक्रियाओं और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल अधिगम में सिर्फ नई बातें हैं, पुरानी बातें भी होती है। तो इसलिए हम कुछ अन्य परिभाषाओं पर भी निगाह डालेंगे कि अधिगम की अन्य परिभाषाएं और कौन कौन सी हैं। इससे हमें अधिगम के अर्थ को समझने में आसानी होगी। ठीक है। स्किनर ने कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी प्राणी जो अपने व्यवहार में अनुकूलन करता है उत्तरोत्तर, वह अधिगम का ही परिणाम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अधिगम को अनुकूलन की एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपके क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आदतों, अनुभूतियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। हम अपनी आदतों से संबंधित, अभिवृत्तियों से संबंधित या ज्ञान से संबंधित चीज़ों का जब हम अर्जन करते हैं, वही क्या होता है, हमारा अधिगम होता है। ठीक है। इसके बाद गेट्स ने कहा है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। हम अपने अनुभवों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो, इन्होंने क्या किया कि अधिगम को व्यवहार परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। कभी कभी ऐसे क्रॉस क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि किसने अधिगम को व्यवहार परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। तो ऐसी दशा में आपका उत्तर होगा गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य लोगों ने अधिगम को व्यवहार परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। अब हम जानना चाहें कि आखिर अधिगम की प्रमुख बातें हैं क्या। ठीक है ना। तो अधिगम से संबंधित कुछ बिंदु हैं जिस पे हम प्रकाश डालेंगे। अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है ना। क्या है कि अधिगम, अधिगम को क्या किया इन्होंने, प्रक्रिया बताया। अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि यह सतत चलती रहती है। ठीक है। परिणाम क्या होता है कि कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वो दोबारा नहीं होती है। अब चूंकि
व्यक्ति आजीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है। ऐसा नहीं हो कि एक चीज सीख लेते हैं तो हमें दूसरी चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम किसी एक विषय वस्तु को सीखते हैं, हमारी जिज्ञासा किसी उसके आगे वाली विषय वस्तु में हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अधिगम होता है वह क्या है, एक प्रक्रिया है, ना कि परिणाम है। दूसरी बात कहा गया कि अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण। अधिगम के बारे में अगली जो बात है वो क्या है, इसकी उद्देश्यपूर्णता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि कोई भी प्राणी हो, कोई भी चीज सीखता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, अधिगम निर्देश नहीं होता। ठीक है, प्राणी बहुत सारे अपने व्यवहारिक जीवन में बातें सीखता है। जैसे एक बालक है, अपने घर के वातावरण में बहुत सारी चीजें सीखता है, अपने सामाजिक वातावरण में बहुत सारी बातें सीखता है, विद्यालय में बहुत सारी एकेडमिक बातें सीखता है, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक बातें सीखता है। तो जितनी भी चीजें हैं, बालक जो भी सीखता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ऐसा कोई कंटेंट नहीं होता लर्निंग का जिसका कोई उद्देश्य ना हो। तो आप सीधा कर सकते हैं कि आपका जो अधिगम है वो सदैव क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। दूसरी बात अधिगम के बारे में कहा गया कि अधिगम समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयार करती है। आपका समायोजन और अनुकूलन के लिए। ठीक है, अधिगम किसके लिए तैयार करती है आपको, समायोजन और अनुकूलन के लिए। समायोजन अनुकूलन क्या है कि जैसे हमारे जो वातावरण होता है ना, इसके कई रूप होते हैं। तो जिस तरह के वातावरण से संबंधित आपको अधिगम होगा उस चीज में आप तो अनुकूलन कर लेंगे, लेकिन जिससे संबंधित आपका अधिगम नहीं होगा उससे आप अनुकूलन करने में समर्थ नहीं होंगे। जैसे मान लिया जाए कि एक बालक है, वह समाज से इंटरेक्ट नहीं है, समाज से कटा हुआ व्यक्ति है। अगर उसे समाज में अचानक जाने का मौका मिले तो उसे सामाजिक मूल्य नहीं पता है, सामाजिक अंतरक्रिया का प्रतिरूप नहीं पता है, इसलिए वो क्या करेगा कि समाज में अनुकूलन करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो जब समाज से संबंधित उसका अधिगम होगा, सामाजिक बातों को वो जानेगा, तो सीधी सी बात है कि वो सामाजिक बातों को सीख करके समाज में अपना अनुकूलन कर लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि समायोजन और अनुकूलन किसी भी प्रकार के वातावरण में हो, चाहे पारिवारिक वातावरण में हो, सामाजिक वातावरण में हो, या जिस भी तरह के वातावरण में हो, उसके लिए अधिगम का होना बहुत जरूरी है। जब अधिगम होगा तो समायोजन कर लेगा बालक। अगली बात है कि अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। ठीक है, अधिगम का क्षेत्र क्या है, व्यापक होता है। व्यापक क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि मानव जीवन का क्षेत्र जितना बड़ा है उतना बड़ा अधिगम का क्षेत्र है। क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में जितनी सारी बातें सीखते हैं, ठीक है, विज्ञान, कला, संस्कृति, समाज, घर, परिवार, जहां भी कुछ भी सीखते हैं वो सारा क्या आता है, हमारा अधिगम के अंतर्गत आता है। इसलिए अधिगम को क्या कहा गया है, व्यापक कहा गया है कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा कि अधिगम व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। व्यवहार परिवर्तन, ठीक है, अधिगम क्या है, व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यानी बालक जब अधिगम हो जाता है तो उस विषय वस्तु से संबंधित जो उसका व्यवहार होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। जैसे एक बच्चा है, कोई सवाल हल करना नहीं जानता, सवाल से संबंधित अधिगम नहीं है, तो सवाल को अपने अनेक तरीके से हल करने का प्रयास करता है, अनेक त्रुटियां करता है, लेकिन जब उसे अधिगम हो जाता है तो उसका व्यवहार क्या होता है, बदल जाता है। अब वो सवाल जिस तरीके से हल किया जाना है उस तरीके से उस सवाल को हल कर रहा है। दूसरा, हम व्यवहार परिवर्तन को स्किनर के प्रयोग से समझ सकते हैं। ठीक है, स्किनर ने भी प्रयोग किया, थार्नडाइक, पावलोव, बहुत सारे ने प्रयोग किया है। तो देखते हैं कि चूहा होता है स्किनर के प्रयोग में, वह कैसे धीरे धीरे अपना जो है उस तस्तरी में भोजन गिराना सीखता है। तो फिर बाद में जब उसको भोजन की जरूरत होती है वो सीधे तस्तरी में चोंच मार करके जो है लीवर पे भोजन की प्राप्ति कर लेता है। इसी तरीके से थार्नडाइक का प्रयोग है। थार्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था, बिल्ली जब पहले पिंजरे के अंदर गई तो उसका व्यवहार दूसरा था, वो अनायास उछल कूद कर रही थी। कुछ दिनों तक ऐसा चला, उसके बाद एक समय आया कि बिल्ली पिंजरे को खोलना सीख गई,
तो उसमें क्या हुआ कि बिल्ली जैसे पिंजरे में गई और उसने लीवर दबाया और वो बाहर आ गई। कहने का मतलब ये कि उसका जब अधिगम था तब का व्यवहार, जब अधिगम नहीं था तब का व्यवहार, दोनों व्यवहारों में अंतर था। जब अधिगम नहीं था तो वो अनायास उसने उछल कूद किया पिंजरे में, लेकिन जब उसे अधिगम हो गया तो उसका व्यवहार बदल गया, उसने उछल कूद करना बंद करके सीधे उसने क्या किया, लीवर को दबाया। ठीक है ना। तो व्यवहार परिवर्तन का सेंस ये होता है कि जिस विषय वस्तु में आप सीख लेंगे उससे संबंधित आपका जो व्यवहार होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है। अगली बात कही जाती है कि जो अस्थायी परिवर्तन है वो अधिगम के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है। जैसे कभी कभी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, मादक पदार्थों का सेवन कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसका व्यवहार बदल जाता है। लेकिन ये जो परिवर्तन है ना वो अस्थायी होते हैं। ठीक है ना। अस्थायी जब होते हैं तो इसलिए वो अधिगम के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अधिगम के कुछ अन्य विशेषताओं में। जैसे अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। क्या होता है कि सदैव नवीन नहीं होता। सदैव नवीन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि बालक जो चीज सीखता है वो हमेशा ही नई चीजें नहीं सीखता है। कभी कभी बालक जो है पुरानी बातों को भी दोबारा सीख लेता है। ठीक है ना। जैसे हम कोई चीज सीखते हैं, कुछ समय बाद हम उस चीज को क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। तो जब हमें उस विषय वस्तु की जरूरत पड़ती है तो हम उस विषय वस्तु को क्या करते हैं, फिर से सीख लेते हैं। तो वो नया कहाँ हुआ, क्योंकि आप एक बार उसको सीख चुके हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अधिगम होता है वो सदैव नवीन नहीं होता। अब अगली बात आप करते हैं कि अधिगम में क्या होता है, तीन चीजें निहित होती हैं, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अधिगम में ये तीन बातें जो है निहित होती हैं। इनके द्वारा आप क्या करेंगे कि अभ्यास करेंगे। ठीक है ना। अभ्यास के द्वारा आप कोई चीज सीखते हैं या कोई चीज की ट्रेनिंग लेते हैं या किसी चीज का अनुभव आप करके सीखते हैं, अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें रहेगी। इसीलिए जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं या जन्मजात कारणों की वजह से कोई व्यवहार परिवर्तन होता है वो अधिगम के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि उसमें ये तीनों चीजें निहित नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि जो अस्थायी व्यवहार हैं वो भी अधिगम के अंतर्गत नहीं आएंगे। बीमारी में व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन होता है वो अधिगम में नहीं आएगा, क्योंकि ना तो उसमें अभ्यास है, ना तो उसमें प्रशिक्षण है, ना तो उसमें अनुभव है, तीनों चीजें नहीं है। ठीक। तो अब इसी तरीके से हम लोग अब बात करते हैं कि अधिगम की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना। तो अधिगम की विशेषताएं हैं, विशेषताओं के संबंध में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे हम लोग जो है बात करेंगे, तो अधिगम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो पहली ये इसकी जो विशेषता है कि अधिगम क्या है, विकास है। अधिगम क्या है, विकास है। यानी जिस संदर्भ में हम कोई चीज सीखते हैं उस क्षेत्र में हमारा क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। जैसे गणित है, विज्ञान है, भाषा है, इन चीजों में जब भी बालक कुछ चीज सीखता है तो उस क्षेत्र से संबंधित क्या हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, अधिगम समायोजन है। समायोजन है। क्यों, क्योंकि जब हम किसी विषय वस्तु से संबंधित चीजें सीखते नहीं तो हम समायोजन करने में सफल नहीं होते, इसलिए क्या हो गया, अधिगम समायोजन हो गया। अधिगम और रुचि परस्पर संबंधित होते हैं। अधिगम और वर्सेज रुचि। ठीक है। इसमें इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति का रुचि जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में ही उसका अधिगम ज्यादा होता है। जैसे एक बच्चा है जो गणित में बहुत रुचि रखता है तो उसकी गणित में अधिगम जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा होगा। ऐसे बच्चे जो किसी विषय में रुचि नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस विषय में, उस क्षेत्र में उनका जो अनुभव है, अधिगम है, वो घटेगा। ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि ये दोनों संबंधित होते हैं।
ठीक है। अधिगम सर्वांगीण होता है। ठीक, सर्वांगीण का मतलब ये होता है कि जितने भी प्राणी हैं वो सारे प्राणी अधिगम करते हैं। इसी अर्थ में कहा गया है कि अधिगम क्या होता है, सर्वांगीण होता है। चाहे जितने जीव जंतु देख लीजिए, चाहे पक्षियों को देख लीजिए, चाहे मनुष्य को देख लीजिए, सब में अधिगम पाया जाता है। कैसे पक्षी घोंसला बनाना सीखती है, छोटी पक्षियां, चिड़ियों के जो बच्चे होते हैं वो कैसे उड़ना सीखते हैं, चींटियां होती हैं कैसे भोजन इकट्ठा करना सीखती हैं, कैसे अपना रहने के लिए आवास बनाती हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जंगली जानवर है तो वो कैसे जैसे हिरन का बच्चा है तो कैसे शेर से अपनी सुरक्षा हो सके, कैसे भागेगा, कैसे भोजन प्राप्त करेगा, इन सारी चीजें वो सीखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अधिगम है वो सर्वांगीण है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो अधिगम नहीं करता हो। ठीक है। दूसरा चीज है कि अधिगम प्रेरणा पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं, अधिगम क्या है, प्रेरणा पर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति जितना अधिक मोटिवेटेड होगा, व्यक्ति को जितना प्रेरित किया जाएगा उतना ही सीखेगा। अगर प्रेरणा की मात्रा कम हुई ना तो उसका अधिगम भी कम हो जाएगा। ठीक है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, जीवन पर्यंत। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब यह है कि पूरे जीवन व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। क्योंकि मैंने बताया था अभी इसमें ना कि ये अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, तो जो अनुभव होता है ना, अनुभव में वृद्धि व्यक्ति के आजीवन होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो अधिगम होता है वो आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अधिगम के प्रकार। ठीक है, अधिगम के प्रकार। तो देखिए, अधिगम को मुख्यतः जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने जो है तीन तरह के अधिगम दो तरह के बताए हैं। एक होता है आपका गति अधिगम, गति अधिगम। ठीक है। और दूसरा क्या है आपका बौद्धिक अधिगम। देखिए, गति अधिगम और बौद्धिक अधिगम दो तरह के हुए। तो गति अधिगम क्या है कि ऐसी चीजें, ऐसी विषय वस्तुएं जिनको सीखने के लिए छात्रों को क्या होता है कि शरीर के अंगों के साथ साथ बौद्धिक या बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये कि जब व्यक्ति अपनी दिमाग का और अपने शरीर का इस्तेमाल एक साथ करता है कुछ चीजों को सीखने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, गति अधिगम कहते हैं। कैसे, जैसे साइकिल चलाना सीखना है तो आपको अटेंशन की जरूरत पड़ेगी, पियानो बजाना सीखना है, नृत्य करना सीखना है, योगा करना सीखना है, स्विमिंग करना सीखना है, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, इसके लिए आपको अपने बौद्धिक ऊर्जा के साथ साथ आपको अपने शारीरिक ऊर्जा को भी लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी विषय वस्तुएं होती हैं जिनको सीखने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि व्यक्ति जो है शरीर और मन का योग है, माना है दार्शनिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने भी। लेकिन चीजें होती हैं, जैसे बच्चा गणित का सवाल पढ़ रहा है, हिंदी, ग्रामर या इस तरह की चीजें पढ़ रहा है, तो उसको सिर्फ अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, शरीर का संचालन नहीं करना है। ठीक है, वो शरीर का प्रयोग क्या करेगा, वो आराम से बैठा रहेगा और वो सीख लेगा। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसमें वो शरीर भी चलाएगा और दिमाग भी चलाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका गति अधिगम हो जाएगा। बौद्धिक अधिगम में क्या हो जाएगा, आदमी प्रत्ययों को सीखना, तर्क को सीखना, गणित को सीखना, ठीक है, या प्रोग्राम लर्निंग के माध्यम से सीखना, ये सब बौद्धिक अधिगम के कुछ उदाहरण होंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सीखने के सोपान। सोपान, किस चीज के सोपान, सीखने के। ठीक है, क्योंकि सीखना एक चरणबद्ध प्रक्रिया है ना, तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत सीखता है, कैसे सीखता है, उसका एक स्टेप होता है। सबसे पहले क्या होता है, अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुई, अभिप्रेरणा हो गई। अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है कि जब तक आपके अंतर्गत कोई मोटिवेशन नहीं आएगी, जैसे एक बच्चा है वो घर पे है,
तब उसके मन में एक प्रेरणा आती है कि मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए, मुझे अपना लेसन याद करना चाहिए, मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए। या कोई अन्य व्यक्ति है, जबकि उसके अंतर्गत अप्रेरणा नामक बल कार्य नहीं करेगा। अप्रेरणा क्या है? एक आंतरिक बल होता है जो आपके अंदर होता है कि नहीं, हमें ये चीज़ सीख लेना चाहिए, मुझे ये चीज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो फिर वो अधिगम करता है। अगर अभिप्रेरणा नहीं है तो व्यक्ति उस चीज़ का अधिगम नहीं कर पाता है। जो दूसरी बात है वो है उद्देश्य। बात हुआ है ना कि अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। तो जब उद्देश्य नहीं रहेगा तो बच्चा क्यों सीखेगा? मान लीजिए मोटिवेशन तो आया कि मुझे पियानो बजाना सीखना है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? जरूरी नहीं कि आदमी प्रोफेशनली ही पियानो बजाना सीखे। उसका उद्देश्य ये हो सकता है मनोरंजन की प्राप्ति करना है, ठीक है, जिज्ञासा की शांति करना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ उसका उद्देश्य रहेगा। अगर उसका उद्देश्य नहीं है तो वो अधिगम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जब आपका अप्रेरणा भी है, उद्देश्य भी है, तो फिर क्या है? बाधा है। बाधा का मतलब यह है कि पार्टिकुलर विषय वस्तु को कैसे सीखा जाए। तो व्यक्ति क्या करता है? उस बाधा को दूर करने की कोशिश करता है, और बाधा दूर कर लेता है तो वो क्या कर लेता है? सीख लेता है, ठीक है। सीखने को क्या बोलते हैं? लक्ष्य की प्राप्ति। यानी जो चीज सीखना चाहता है वो चीज सीख लिया, और जब उसके सीखने के लोग बताते हैं कि हाँ ये अच्छा है, तो उसे क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। जैसे एक बालक है, साइकिल चलाना सीख रहा है, थोड़ा सा कुछ दूर जाके चलाता है, उसके बाद गिर जाता है, भले गिर जाता है, लेकिन उसको पुनर्बलन मिलता है कि हमने थोड़ा दूर तक चलाना सीख लिया है, ठीक है। जब सीखते समय उनको कुछ सफलता मिलती है, थोड़ा उनको कुछ लगता है कि हाँ इस चीज को मैं सीख रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस हो रही है, तो उनको ऑटोमेटिक क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। इस पुनर्बलन के बाद वो क्या करते हैं? सामान्यीकरण कर देते हैं। यानी जब उनको दोबारा उस तरह की विषय वस्तु सीखना होगा तो वे उसी प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित किया जा सकता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक है ना मित्रों, उसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे क्या है? छात्र से संबंधित कारक, या और क्या कर सकते हैं? अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। यानी ऐसे कारक जो लर्नर से रिलेटेड हो वो अधिगमकर्ता समझ। जैसे अधिगमकर्ता की इच्छा है सीखने की, उसकी रुचि है, उसकी मानसिक क्षमता है, उसकी बुद्धि है, उसकी आवश्यकता है, उसकी प्रेरणा का लेवल है, उसकी बीमारी है, थकान है, आर्थिक सामाजिक तमाम तरह की जो स्थितियां हैं, अगर अधिगम को प्रभावित कर रही हैं तो वो क्या है? छात्र से संबंधित कारक हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारक होते हैं अधिगम के कि वो शिक्षक से संबंधित होते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षक के विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षक अगर कमांड रखता है अपने विषय वस्तु पर तो बच्चे उसको अच्छे से सीखते हैं, कमांड नहीं है तो बच्चे अच्छे से नहीं सीखते। उसके बाद क्या होता है कि शिक्षक के शिक्षण की शैली, शिक्षक का व्यक्तित्व। अगर शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा है कि बच्चा आराम से क्वेश्चन पूछ ले रहा है और शिक्षक उसका उत्तर दे रहा है धैर्यपूर्वक, तो बच्चों का अधिगम ज्यादा होगा। जरा भी डाउट होगा तो वो पूछ लेगा। लेकिन अगर शिक्षक आपका बहुत कड़क है, वो किसी भी डाउट पर बच्चों को डांट देता है, फटकार देता है, तो बच्चे क्या करते हैं? उनसे डरने लगते हैं और प्रश्न करना बंद कर देते हैं, वो हतोत्साहित होते हैं। लेकिन जब शिक्षक उनके प्रश्नों का उत्तर देता है तो बच्चों को क्या मिल जाता है? पुनर्बलन मिल जाता है, ठीक है ना। शिक्षण विधि है, सिखाने की इच्छा है, ये सब शिक्षक से संबंधित कारक हैं, ठीक है ना। अब आता है विषय वस्तु से संबंधित कारक, ठीक है ना। विषय वस्तु है, विषय वस्तु में क्या रहेगा? कोई विषय वस्तु सरल हो सकती है या जटिल हो सकती है, ठीक है, रुचिपूर्ण हो सकती है, ठीक है ना, या अरुचिकर हो सकती है ना। ये चीजें प्रभावित कर रही है ना। विषय वस्तु से संबंधित कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर अधिगम रुचिकर है, अधिगम का जो विषय वस्तु है सरल है, कठिनाई स्तर उसका सही है, या वास्तविक जीवन से उसका संबंध है। अगर वो जो अधिगम बच्चा कर रहा है
उसकी विषय वस्तु ऐसी है कि उसके जीवन में काम आने वाला है, तो जीवन में उसके जब काम आने वाला है तो वो सीखेगा। फिर अब अगला कारक है वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण, भाई अगर सीखने के लिए सही वातावरण है, से प्राकृतिक वातावरण हो गया, भाई बहुत टेम्परेचर नहीं है, ना बहुत ठंडी है, ठीक है, ना बहुत गर्मी है, सामाजिक वातावरण सही है, पारिवारिक वातावरण बच्चे का सही है, ठीक है, भौतिक वातावरण बच्चे का सही है, तो ये सब सारी चीजें क्या होगा, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। अगर पारिवारिक वातावरण, भौतिक वातावरण, ये सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चे का जो अधिगम होगा वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो हम सब देख सकते हैं कि इतने सारे कारण हैं जो अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अधिगम की जो प्रभावशाली विधियां हैं, ठीक है ना, प्रभावशाली विधियां किसकी, अधिगम की। अधिगम की प्रभावशाली विधियां, बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं ना जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। प्रभावित तरीके से बच्चे सीखते हैं। जब सिखाने के लिए बहुत सी विषय वस्तुएं ऐसी होती है ना कि उनको सिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की शिक्षण विधियां होनी चाहिए, ठीक है। उस अगर प्रॉपर शिक्षण विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो बच्चा उस विषय वस्तु को भली प्रकार से नहीं सीख पाएगा। एक ही विषय में अलग अलग लेसन पढ़ने के लिए, अलग अलग प्रकरण पढ़ने के लिए भी अलग अलग शिक्षण विधियां होती हैं। जैसे मान लिया जाए बच्चे, एक हिंदी का शिक्षक है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो जब एकांकी पढ़ाएगा बच्चों को तो अलग विधि से पढ़ाएगा, ग्रामर पढ़ाएगा वो अलग विधि से पढ़ाएगा, कहानी पढ़ाएगा अलग विधि से पढ़ाएगा, कविता पढ़ाएगा अलग विधि से पढ़ाएगा, निबंध पढ़ाए तो हो सकता है वो अलग विधि से पढ़ाए। विषय एक ही है फिर भी अलग अलग शिक्षण विधियों से वो पढ़ा रहा है। तो शिक्षण विधियां बहुत सारी होती हैं, कुछ ऐसी इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स हैं जिन पे अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो पहली है विधि है वो क्या है, करके सीखना। ये शिक्षण की बहुत ही प्रभावशाली विधि है। इसके माध्यम से जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण होता है, ठीक है। बच्चे जब करके सीखते हैं तो जो उनका अधिगम होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। जब रट्टा मार के सीखते हैं वो क्या हो जाता है, उनका जल्दी भूल जाता है, ठीक है। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना। दूसरा है निरीक्षण विधि। क्या है ना, इसे होम साइंस है, विज्ञान है और कला है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना कि बच्चा क्या होता है कि अनुकरण के माध्यम से, वो निरीक्षण के माध्यम से सीखता है। उन चीजों को पहले क्लोजली देखेगा, ध्यान से देखेगा, ध्यान से देखने के बाद उसे क्या करेगा, सीख लेगा, ठीक है ना। परीक्षण करके सीखना, ठीक है। चौथा है प्रयोग करके सीखना। किसी चीज को बच्चा खुद प्रयोग करेगा और प्रयोग करके क्या करेगा, सीखेगा, ठीक है। वाचन विधि द्वारा सीखेगा। वाचन विधि, जैसे रूप याद करना है, वर्ड मीनिंग याद करना है, ये सारी चीजों को क्या करेगा, कविता याद करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वाचन करना पड़ेगा, वाचन विधि से वो याद करेगा, ठीक है। और प्रयास एवं त्रुटि विधि, ये ट्राइड एंड एरर एक मेथड होता है, प्रयास व त्रुटि, ये ज्यादातर छोटे बच्चों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रयास और त्रुटि के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सातवीं विधि है। सातवीं विधि आपकी क्या है, अंश विधि। अंश विधि, अंश विधि क्या होता है कि किसी चीज को छोटे छोटे हिस्से को सीख लेना। कभी कभी क्या होता है ना कि एक होता है पूर्ण विधि, एक होता है अंश विधि, ठीक है ना। पूर्ण और अंश एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब हम किसी विषय वस्तु को एक बार में, मान लिया जाए एक 12 लाइन की कविता है, हम उसे क्या करते हैं, एक बार में सीखते हैं तो वो पूर्ण विधि हो जाती है। और जब उसी कविता को हम 4-4 लाइन करके 3 बार में सीखते हैं तो वो क्या हो जाती है, अंश विधि हो जाती है। तो ये पूर्ण विधि और अंश विधि है, इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक अलग विधि है अंतराल विधि।
अंतराल विधि और सतत विधि। 10वां क्या है? सतत विधि। दोनों में देखिए ये बात है, सतत विधि में ये चीज है कि जो बालक होता है वो लगातार उस चीज को सीखता है। अंतराल विधि में क्या होता है, थोड़े थोड़े गैप दे करके सीखता है। ठीक, तो अब अंतराल विधि और सतत विधि का जो मूल यही है, एक दूसरे के अपोजिट है। कभी कभी क्या होता है कि हम विषय वस्तु को जब तक सीख नहीं लेते तब तक उसे लगातार सीखते रहते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम विषय वस्तु को थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद सीखते हैं। ठीक है ना? तो दोनों विधियों का प्रयोग विषय वस्तु के नेचर के अकॉर्डिंग, विषय वस्तु के स्वरूप के अकॉर्डिंग जो है चयन किया जाता है। कोई भी जो अधिगम की विधि है वो द बेस्ट नहीं होती, वो द बेस्ट होती है कंटेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आपका कंटेंट है उसी अनुसार से अगर आप शिक्षण विधि का चयन करेंगे तो वो चीज बहुत बेहतर रहेगी। लेकिन जब आप कंटेंट के अकॉर्डिंग शिक्षण विधि का चयन नहीं करेंगे तो वो शिक्षण विधि आपकी क्या हो जाएगी, निष्प्रभावी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने क्या किया कि अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है, अधिगम की विशेषता क्या है, अधिगम का प्रकार क्या है, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, और अधिगम की प्रमुख प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। इतने सारे बिंदुओं पर बात किया है। अब हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। व्यवहारवादी, संज्ञानवादी सिद्धांतों को आगे हम बहुत डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे। और जितने भी ये मैं पढ़ा रहा हूं अब जो है रेगुलर आपको 7 से 8 क्लास मिलेगी, और इस 7 से 8 क्लास में जब टॉपिक समाप्त हो जाएगा, जिस वीडियो में टॉपिक एंड होगा उसी में आपको पीडीएफ नोट्स भी उसका जो है हैंड रिटन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।